तो देखें आप, गाउस के नियम का पांचवा अनुप्रयोग क्या कहता है? पांचवा अनुप्रयोग कहता है एक समान आवेशित चालक पट्टी का, एक समान आवेशित चालक पट्टी का के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, आप समझ रहे हो। पहले कैसी पट्टी का ली थी पिछले अनुप्रयोग में? अचालक पट्टी का। अब की बार कैसी पट्टी का ले रहे हैं बताओ? चालक पट्टी का। तो चालक पट्टी का एक कारण, अब ये कई बार ऐसे भी लिखा जाता है एक समान आवेशित चालक पट्टी का, कई बार ऐसे भी लिखा आ जाता है अनंत आवेशित चालक पट्टी का। अनंत आवेशित चालक पट्टी का भी अपन कह सकते हैं, है ना। तो चालक पट्टिका के लिए कैसे याद करेंगे? चालक पट्टिका देखें आप, चालक पट्टिका कुछ इस प्रकार से लेंगे। चालक वर्ड का मतलब तो आपको पता ही, चालक वर्ड क्या होता है? चालक शब्द। चालक का मतलब होता है कि चालक को यदि आवेश दिया जाए तो उसका जो संपूर्ण आवेश है वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, अंदर नहीं रहता है। और अचालक में क्या रहता है? संपूर्ण आवेश पृष्ठ के अंदर रहता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अब देखिएगा इधर, अपन इस तरीके से कोई चालक पट्टिका लेते हैं, आप समझना ये। तो इसका थोड़ा 3D व्यू लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन इस तरीके से बनाते हैं। तो ये आपके पास एक चालक पट्टिका है। जब इसको Q आवेश दिया जाएगा, Q आवेश, तो ये Q आवेश एक समान रूप से इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। आपको पता है ना, मैंने बताया था चालक गोला और अचालक गोला। तो चालक गोले में बताया था आवेश बाह्य पृष्ठ पे विद्यमान रहता है ना। और अचालक में बताया था कि वो संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये चालक पट्टिका है। तो ये बाह्य पृष्ठ जितने भी हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 पृष्ठों में वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान ले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? A। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मान ले चालक पट्टिका का? A। अब इसके कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो वही एक बंद बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कहीं भी इसके आसपास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो एक बंद बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जैसी पिछले वाले में की थी। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इस गाउसियन पृष्ठ का एक भाग तो इधर रहेगा चालक पट्टिका के बाहर और एक भाग रहेगा चालक पट्टिका के अंदर, ठीक है। जब हमने अचालक पट्टिका की बात की तो जब अचालक पट्टिका लेंगे तो वो पतली लेंगे। अचालक पट्टिका एकदम पतली लेंगे तो उसमें क्या होगा बताओ? अचालक पट्टिका यदि पतली लेंगे तो बेलनाकार जो आकृति ली है वो बाहर निकल जाएगी। अचालक पट्टिका पतली ली थी तो बेलनाकार आकृति अपन ने आर पार ली थी ताकि इसमें ये बेलनाकार बंद पृष्ठ में आवेश आ जाए, क्योंकि गाउस का नियम तभी लगा सकते हैं जब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको अगर 2D में बनाए, 2 परत बनाऊं मैं ऐसे, ये और ये, तो जब बेलनाकार पट्टिका लोगे आप, बेलनाकार काल्पनिक बंद पृष्ठ लोगे ऐसे, तो देखो इसकी इस आगे वाली पट्टिका पे आवेश होगा, पीछे वाली पे होगा, लेकिन बीच में कोई आवेश नहीं होगा। यहाँ आवेश लगातार होना चाहिए एक समान रूप से, लेकिन बीच में टूट गया। तो बीच में टूट गया तो मतलब इधर वाला विद्युत क्षेत्र केवल इस आवेश के कारण और इधर वाला इस आवेश के कारण होगा या नहीं? तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि पूरा ना लेके और बेलनाकार बंद पृष्ठ यहीं तक लेंगे। अगर आपको इधर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तब तो बेलनाकार बंद पृष्ठ यहीं तक लेंगे, और इधर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसको यहाँ ना लगा के यहाँ लगाएंगे। अगर बीच में आवेश होता तब तो अपन आर पार ले लेते, ठीक है। तो इसमें एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे ऐसा, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को मैं मिटाता हूँ और इसका 2D डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। देखो 2D में आप देखो कि ये एक आवेशित चालक पट्टिका है, ये ऐसी,
है ना। ओके, अब इसमें क्या होगा, बेलनाकार भाग होगा ऐसा ही, तो आधा तो बाहर होगा और आधा अंदर होगा ऐसे। ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है। अब वही इसमें कितनी सतह होंगी, अब इस पे तो आवेश वितरित है, इसके बाह्य पृष्ठ पे एक समान रूप से आवेश वितरित है। अब बताओ इस बेलनाकार में कितनी सतह उपस्थित होंगी, तो सतह वही होंगी, एक तो S1, एक ये S2 और एक ये वाली S3। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो यहाँ पे धनावेश है तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होती है, ठीक है। फिर क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो S1 पृष्ठ के लिए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ले लो DA, हो गई या नहीं। उसके बाद S3 पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो ये DA। या आप चाहो तो नीचे भी ले सकते हो, बात एक ही, इस बिंदु पे लोगे तो नीचे, इधर लोगे तो ऊपर। और यहाँ बात करें यहाँ, तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश की दिशा की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, 0। मैंने आपको बताया था चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, तो उसमें 3 जगह ज्ञात किया था, चालक गोले के बाहर, उसके पृष्ठ पर और उसके अंदर। तो जब चालक गोले के अंदर देखा था तो चालक गोले के अंदर आवेश 0 था, तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी कितना था, 0। तो कोई भी चालक वस्तु हो तो चालक वस्तु पे संपूर्ण आवेश पृष्ठ पे आ जाता है, अंदर आवेश 0 होता है, अंदर आवेश 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र भी 0 होता है। तो ये चालक पट्टिका है, तो चालक पट्टिका का संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर आ जाएगा, इसके अंदर आवेश 0 होगा, और आवेश 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा, बताओ, 0। तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ए, यही तो बताया था। और जब E का मान ही 0 रहेगा तो विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बताओ, 0 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं। तो इसके कारण कोई विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। तो लिखे अब, तो इस बेलनाकार बंद पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स निकालें। पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर E डॉट DA। वही 3 पृष्ठ हैं, तो 3 पृष्ठों में लिखेंगे तो S1, S2 और S3, E डॉट DA, E डॉट DA, E डॉट DA। डॉट प्रोडक्ट हटाएं, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, वो है। अब थीटा की बात करें तो सतह S1 के लिए, सतह S1 के लिए E और DA की दिशा समान है, तो E और DA समांतर है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। सतह S2 के लिए, तो सतह S2 के लिए E का मान ही 0 है, सतह S2 के लिए E का मान 0, तो विद्युत क्षेत्र ही 0 है, तो विद्युत फ्लक्स होगा ही नहीं। क्योंकि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उपस्थित है ही नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो विद्युत फ्लक्स भी नहीं होगा, तो E का मान 0। सतह S3 के लिए, S3 के लिए देखो E की दिशा तो ये, DA की दिशा ये, तो कौन हो गया 90 डिग्री, तो E और DA की एक दूसरे के लंबवत हो गए, तो कौन हो गया 90 डिग्री। अब ये अपन यहाँ अप्लाई करें तो EDA थीटा की जगह S1 के लिए क्या रखेंगे, थीटा की जगह 0, तो 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1, तो cos 0 का मान 1 आ जाएगा, तो EDA S1। फिर S2 के लिए, सतह S2 के लिए E का मान 0 हो गया, तो पूरा फ्लक्स ही 0 हो गया, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो विद्युत फ्लक्स होगा ही नहीं। E 0, तो ये दूसरा वाला S2 वाला क्या हो गया, 0। और तीसरे के लिए थीटा कितना हो गया, 90, 90 रखो, तो cos 90 का मान 0, तो ये भी क्या हो गया, बताओ, 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 0 और 0। इसमें से E नियत है, E को बाहर ले लेंगे, E को बाहर लिया तो समाकलन में रह गया DA। तो DA का यदि अपन समाकलन करें तो DA का समाकलन, ये अल्पांश है, अल्पांश का समाकलन करें, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा A। अब A किसका क्षेत्रफल होगा, S1 सतह का। S1 कौन सी है, ये वृत्ताकार, तो वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल होगा ये। तो यहाँ पे आया EA प्लस 0, मतलब ओनली EA। और गाउस के नियम से लगाएं तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है। दोनों को बराबर करते हैं समीकरण 1/2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, EA बराबर ये A भाग में आ जाएगा, तो ये आ गया। और Q/A को क्या बोलते हैं, सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो Q/A की जगह सिग्मा लिख दिया,
तो ई कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो आया है नहीं। तो जब आवेशित अचालक पट्टिका की बात करी थी जब तो आया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब चालक पट्टिका की बात करी तो कितना आया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और इसके लिए भी यदि विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ भी गौर से देखो, तो ये ई जो है वो दूरी पे निर्भर नहीं करता, आर पे निर्भर नहीं करता, तो इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। आर में चाहे कितना ही परिवर्तन हो लेकिन ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तो चाहे चालक पट्टिका हो चाहे अचालक पट्टिका, दोनों के लिए ई व आर का ग्राफ इस तरीके का आएगा, प्रकृति यही होगी। ठीक है, समझ आया आपके। लेकिन दोनों का मान अलग अलग होगा क्योंकि उसमें तो क्यू बटे 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आता है और इसमें क्या आता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा समझते हो ना, एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश। तो ये था आपके पास गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग। तो चैप्टर का नाम है आपका गाउस का नियम और उसके अपन अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो 5वां अनुप्रयोग अपन ने क्लियर किया। इसके बाद जो नया टॉपिक आता है वो नया टॉपिक क्या है, किसी आवेशित चालक गोले की सतह पर बल और दाब की गणना। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं। कोई आवेशित चालक गोला है, उसकी सतह पर बल और दाब की अपन को गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, तो जितने भी डेरिवेशन है आप जब भी वीडियो देखें तो रफ कॉपी लेके बैठें और साथ साथ लिखते चलें, डायग्राम बनाते चलें, अच्छी प्रैक्टिस होगी, साथ साथ अच्छा याद रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा, रिटर्न वर्क करोगे तो। ठीक है। तो नेक्स्ट नया टॉपिक अपन लेते हैं, आवेशित चालक गोले। चालक गोले की सतह पर बल एवं वैद्युत दाब। ये लेते हैं अपन। ठीक है। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले समझाऊं जो काम आएंगी, उनको इधर देख लो। कोई भी एक चालक गोला है, इसको जब क्यू आवेश दिया जाएगा तो इसका संपूर्ण आवेश बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसके अंदर आवेश 0, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0, ये याद रहेगा। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। दूसरी बात, कोई भी चालक पृष्ठ है, चाहे वो गोलाकार है चाहे वो बेलनाकार है, किसी भी आकार का, अगर चालक पृष्ठ है तो उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे, जैसे चालक गोला है, चालक गोले के पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र क्या निकाला था अपन ने, मान लो इसकी त्रिज्या r है, तो ये पृष्ठ पे स्थित बिंदु पे विद्युत क्षेत्र क्या निकाला था, k q बटे r स्क्वायर बताया था। चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र और अंदर विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो इसको एक अन्य रूप में भी बदल सकते हैं। ये पृष्ठ पे था k q बटे त्रिज्या का स्क्वायर, इसको अन्य रूप में कैसे बदल सकते हैं, देखो k की जगह लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। थोड़ा सा मॉडिफाई करें इसे, 4 पाई r स्क्वायर एक साथ लिख दें और एप्सिलॉन नॉट ऐसी। 4 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल a एप्सिलॉन नॉट आ गया, और q बटे a को क्या बोल देंगे, सिग्मा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्लियर होता है कि जो पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र होगा, चालक गोले के पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और अभी चालक पट्टिका के लिए भी यही आया था, मतलब कोई भी चालक वस्तु है, चाहे वो बेलनाकार है चाहे गोलाकार चाहे घनाभाकार जैसी भी है, तो उस चालक वस्तु की यदि बात करें तो उसके पृष्ठ पर कोई बिंदु स्थित है, तो उस पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रूप में होगा। तो अपन यहाँ जब बात करेंगे कि इस चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित विद्युत क्षेत्र, तो ये फॉर्मूला यूज ना लेके ये काम में लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है। तो ये याद रहेगा, ये इधर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में याद दिलाना पड़ेगा बीच में। अब बात करते हैं आवेशित चालक गोले की सतह पर बल की गणना। हमने ये एक गोला ले लिया, समझने वाला टॉपिक है, ध्यान से समझना है ये, और इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करना जब समझ में आएगा ये वाला टॉपिक। इसको हमने क्या किया, क्यू आवेश दिया, एक समान रूप से बाह्य सतह पे वितरित हो गया, ये क्यू आवेश, इसकी त्रिज्या ले लेंगे अपन r, ये त्रिज्या की भी जरूरत नहीं, छोड़ो। अब आप देखो क्या इसकी सतह पे कोई बल लगेगा,
हाँ लगेगा। कैसे कि मान लें कि इस गोले को अपन छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दें, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें, ऐसे कर दिए तो प्रत्येक टुकड़ा धनावेशित है, प्रत्येक टुकड़ा धनावेशित है। तो अगर ये टुकड़ा धनावेशित है तो इसके सामने वाला भी धनावेशित है। तो अगर एक टुकड़े की बात करूं मैं, जैसे ये धनावेशित टुकड़ा ये वाला मान लेते हैं, तो देखो इसको ये वाला टुकड़ा जो है ये भी धनावेशित है, ये प्रतिकर्षित करेगा, इधर बल लगाएगा इस पे। ये भी धनावेशित है, ये भी इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, सब लगाएंगे। ये इधर से लगाएगा, इधर से, इधर से, इधर से, समझ रहे हो? तो आप समझ पा रहे हो, अगर एक आवेशित चालक गोले को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया जाए तो किसी भी एक अल्पांश पर अन्य सभी अल्पांशों के द्वारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस एक अल्पांश पे इन सब के कारण लगेगा। अगर अल्पांश यहाँ ले लो तो बाकी जितने भी बचे उनके कारण इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक अल्पांश यहाँ ले लो तो बाकी जितने भी बचे उनके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बल किधर लगेगा? गोले से बाहर की ओर वो लगेगा या नहीं? कोई दिक्कत? तो एक अल्पांश पे अन्य आवेशों के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस बल के कारण गोले का आकार जो है वो बढ़ने की कोशिश करेगा। इस बल के कारण गोला अपने आकार में वृद्धि करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या साबित होता है कि जब किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो उसकी सतह पर, सतह से बाहर की ओर बल कार्य करता है, वैद्युत बल, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे इसके आकार में वृद्धि होने की संभावना रहती है ना? ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग चीज़ों पे। ये जितने भी बल लगे अलग अलग लगे, अगर इनका सदिश बीजगणितीय योग करें, इन सब का सदिश बीजगणितीय योग, तो ये इस पर स्थित ये जो एक अल्पांश है इस पे लगने वाले इतने बल हैं, इन सब का सदिश बीजगणितीय योग कर दें। सदिश बीजगणितीय योग मतलब दिशा के साथ और चिन्ह के साथ। अगर इस सदिश बीजगणितीय योग यदि अपन करते हैं तो इस अल्पांश पर अन्य सभी अल्पांशों के कारण लगने वाला परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा नहीं? तो किसी एक अल्पांश पर अन्य सभी अल्पांशों के कारण लगने वाला परिणामी बल और उन अल्पांशों के द्वारा लगे अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होगा। और ये किसी एक अल्पांश पे जो कुल बल लगेगा वही बल क्या कहलाएगा बताओ? आवेशित चालक की सतह पर बल। ये जो कुल बल लगेगा सदिश बीजगणितीय योग करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा बताओ? आवेशित चालक गोले की सतह पर बल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बात करते हैं। अगर इस बल तो ये हो गया, अब दाब की और बात करें। दाब क्या होता है? तो आपने पढ़ा है P बराबर F/A, बल बटे क्षेत्रफल, दाब। तो ये जो अभी बल आया है आवेशित चालक गोले की सतह पर जो बल आया है, यदि इसको गोले के क्षेत्रफल से विभाजित कर दें, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित कर दें, तो वो क्या बन जाएगा बताओ? वैद्युत दाब। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित बल क्या कहलाएगा? वैद्युत दाब। ठीक है, तो ये दोनों कैसे ज्ञात करेंगे अपन? उसके लिए आप देखें कि मान लेते हैं कि एक आवेशित चालक गोला है। मैं फिर से डायग्राम बनाऊँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो देखें आप, मान लेते हैं कि एक आवेशित चालक गोला है इस तरीके का, ये आवेशित चालक गोला है, इस पे Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब इसको दो, इस पे एक छोटे अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो मान लो एक छोटा अल्पांश है, ये यहाँ ना लेके ऊपर ले लो भले ही समझने के लिए। ये एक छोटा अल्पांश है, तो A भी एक छोटा अल्पांश है और बाकी ये जो है ACB, C नाम दे दिया, ACB ये शेष भाग हो गया इस गोले का। AB तो एक अल्पांश है और ये जो है ACB ये शेष भाग हो गया। तो दो टुकड़े अपन ने कर लिए। अब दो टुकड़ों को समझें आप। एक को तो मैंने यहाँ दिखा दिया, ये AB एक छोटा अल्पांश है, इस पे धनावेश वितरित है। और एक जो शेष भाग है, इस शेष भाग को मैंने यहाँ दिखा दिया इस जगह, ACB, इस पे भी धनावेश एक समान रूप से वितरित है। बोलो है नहीं?
तो इस अल्पांश पे शेष भाग के कारण जो बल लगेगा वही बल क्या कहलाएगा? आवेशित चालक की सतह पर बल या आवेशित चालक गोले की सतह पर बल। तो उस बल की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ दो बिंदु मानते हैं इस गोले में। एक बिंदु तो लेते हैं अपन चालक की सतह के बाहर, ये जो अपन ने अल्पांश लिया है ए बी, तो एक बिंदु तो लेते हैं चालक की सतह के बाहर, ये बिंदु P, सतह के बाहर, सतह के अति निकट, मतलब लगभग सतह पर, मतलब ये जो बिंदु है वो सतह के बाहर है लेकिन सतह के अति निकट है। अति निकट मतलब लगभग सतह पर है। और एक बिंदु अपन लेते हैं चालक गोले के अंदर Q, ये दो बिंदु ले लिए, ठीक है। अब देखो आगे, मतलब ए बी जो अल्पांश है इसके ऊपर तो बिंदु P है और नीचे बिंदु Q है, तो ऊपर तो बिंदु P है और नीचे बिंदु क्या है? Q है ना। अब बताओ, मान लें कि अल्पांश ए बी पे जो ये आवेश उपस्थित है, धनावेश, इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वो विद्युत क्षेत्र है E1। कितना है बताओ? E1। तो अगर वो E1 है तो बिंदु P पर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताओ? ऊपर की ओर, E1 की दिशा। अल्पांश पे उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, धनावेश है, धनावेश से बाहर की ओर। और अगर बिंदु Q पे पता करें तो Q पे किधर होगी बताओ? नीचे की ओर, क्योंकि धनावेश है और धनावेश के कारण दिशा नीचे की ओर होनी चाहिए। फिर आ गया शेष भाग के कारण पता करते हैं। तो देखो, बिंदु P यहाँ है, बिंदु Q यहाँ है, ये दोनों बिंदु यहाँ ले लो। P तो यहाँ है गोले के बाहर और Q बिंदु गोले के अंदर, है ना। अब मुझे बताओ, इस शेष भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? शेष भाग के कारण तो आपको मैं नीचे समझाता हूँ, इस डायग्राम में समझना। ये देखो ऐसे, ये बिंदु P है, इस पे धनावेश है, ये छोटे छोटे अल्पांश करो इसके, और सभी अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो कैसे होगा? यूं 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 यूं, ऐसे तो होगा ये। और इन सब का सदिश बीजगणितीय योग करें, ये जितने विद्युत क्षेत्र होंगे धनावेश के कारण बाहर की ओर होंगे बिंदु P पर, और सबका सदिश बीजगणितीय योग करें या समांतर त्रिभुज नियम से योग करें, दो दो का मिला के, तो सबका योग कहाँ आना चाहिए? बीचों बीच में। बीचों बीच में तो आता है, तो सबका योग कहाँ आना चाहिए? बीचों बीच में। या दूसरे शब्दों में ऐसे मान लो कि इनके घटक कर दो, तो सबके घटक कैसे होंगे? इधर से या तो इधर होंगे घटक या ऊपर होंगे, और इधर से या तो इधर होंगे या ऊपर होंगे। तो ये वाले तो बराबर और विपरीत हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो किधर रह जाएगा? ऊपर की ओर। तो सभी का समग्र प्रभाव देखें एक साथ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी बताओ? ऊपर की ओर। तो शेष भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो शेष भाग के कारण यहाँ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E2, तो E2 की दिशा हो गई ऊपर की ओर, हुई है नहीं। और Q जो बिंदु है, इस Q बिंदु पे भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या मान लेते हैं? ऊपर की ओर। धनावेश है, धनावेश के कारण किधर आएगी? ऊपर की ओर, क्योंकि सबके कारण होगी और सबका सदिश बीजगणितीय योग करेंगे तो परिणामी कहाँ मिलेगा? ऊपर की ओर। तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है। यह आवेशित चालक गोला है, इसकी सतह पे एक अल्पांश ले लिया AB, इसके जस्ट ऊपर, इस सतह के जस्ट ऊपर, सतह के अति निकट एक बिंदु मान लिया P, और गोले के अंदर एक बिंदु मान लिया Q। अलग अलग बनाया, अल्पांश को अलग बनाया, शेष भाग को अलग बनाया। अल्पांश के कारण बिंदु P और Q पर विद्युत क्षेत्र, तो अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं, तो बिंदु P पर दिशा ऊपर की ओर धनावेश के कारण, और Q पर नीचे की ओर। और शेष भाग के कारण P और Q पे ज्ञात करें, तो शेष भाग के कारण दोनों पे दिशा किधर आएगी बताओ? ऊपर की ओर, क्योंकि सबके कारण विद्युत क्षेत्र यूं आएगा, यूं, ऐसे यू क्रॉस, और जिसका परिणामी कहाँ मिलेगा बताओ? ऊपर की ओर। बोलो आएगा या नहीं? तो शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र मान लिया E2। क्लियर है? अब इनको अपन इसी गोले में दिखाते हैं, तो इसी गोले में दिखाएं तो देखो, इस आवेश के कारण E1 विद्युत क्षेत्र, ये E1 है, सॉरी ये E1 है और ये E2 है। तो देखो E1 तो ऊपर और E1 नीचे, तो यहाँ दिखाओ तो E1 तो नीचे
और इधर E1 ऊपर, सही। और अगर E2 दिखाओ तो दोनों ही ऊपर हैं। तो गोले के अंदर क्या बात करें तो अंदर E2 की दिशा ऊपर की ओर, और बाहर बात करें तो बाहर भी E2 की दिशा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आगे देखो, हम ये जानते हैं कि चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए? शून्य। तो चालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर, जैसे बिंदु Q है तो बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए? शून्य। किसी भी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बताओ? शून्य। बताया था। तो चालक गोले के अंदर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। तो Q पर विद्युत क्षेत्र शून्य, लेकिन Q पे दो विद्युत क्षेत्र उपस्थित है और दोनों की दिशा क्या है? विपरीत। तो विपरीत है तो परिणामी कैसे निकाले? दोनों को घटा देंगे, तो ये कर देंगे E1 माइनस E2। बिंदु Q पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? तो दिशा विपरीत है तो घटा देंगे, तो E1 माइनस E2 बराबर 0। इससे पता लगा E1 बराबर E2, समीकरण नंबर 1। अब बात करें कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो बिंदु P क्या है? चालक गोले के बाहर लेकिन सतह के निकट, मतलब लगभग सतह पर। तो सतह पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है? चालक गोले की सतह पे या पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र ये, लेकिन इसको इस रूप में बदल सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये वाला काम में लेंगे, तो E की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। लेकिन P बिंदु पर गौर से देखें तो दो विद्युत क्षेत्र हैं और दोनों का योग हो जाएगा क्योंकि दोनों समान दिशा में। तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 से E1 और E2 क्या है? बराबर। तो E1 की जगह E2 लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ E2 लिख देंगे। E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ये हो गए 2E2 बराबर सिग्मा बाई, तो E2 कितना आ गया बताओ? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। बोलो आया है नहीं? समीकरण नंबर 2। E2, और E2 को क्या माना था? E2 को शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र। तो शेष भाग के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया E2 कितना आ गया बताओ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे बल की। तो बल की बात कैसे करेंगे? अब देखो, बल ज्ञात करना आपको। तो इस डायग्राम को मैं मिटाता हूं। देखो, ये आपके पास अल्पांश है, ए बी अल्पांश, इस पे धनावेश है। मान ले कि इस पे धनावेश कितना वितरित है? dq। अल्पांश है तो अल्पांश पे अल्प आवेश मान लिया dq। कुल आवेश तो कितना है? q। अल्प आवेश मान लिया dq। अब ये जो अल्पांश है और ये जो शेष भाग है, शेष भाग के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है? यहाँ पे E2 अभी ज्ञात किया था। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है? E2। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र है E2। अब ये अल्पांश देखा जाए तो अगर गोला पूरा करें तो अल्पांश कहाँ रखा जाएगा? यहाँ। तो इस अल्पांश को उठा के यहाँ रखो, मतलब इसमें इसको एक छोटा सा बिंदु आवेश मान लो। तो अगर यहाँ रख दें यहाँ, तो मतलब हमने dq आवेश यहाँ रख दिया, ये अल्पांश यहाँ रख दिया, मतलब dq आवेश को यहाँ रख दिया इस विद्युत क्षेत्र में। ये विद्युत क्षेत्र है ना, तो इस E2 विद्युत क्षेत्र में dq आवेश रख दिया। E2 विद्युत क्षेत्र में dq आवेश रख दिया। तो आपने बल पढ़ा है, बल F बराबर QE पहले चैप्टर में। जब Q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर विद्युत बल लगेगा F बराबर QE। तो जब dq आवेश को, ये dq आवेश है, गोले को पूरा करने के लिए ये अल्पांश यहाँ जोड़ा जाएगा। तो जब dq आवेश को यहाँ रखेंगे तो यहाँ शेष भाग के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है? E2। तो dq आवेश को जब E2 विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बल कितना लगेगा इस पे? अल्पांश पे बल। तो अल्पांश पे बल को dF से व्यक्त करेंगे, तो dF बराबर क्या होगा? आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। तो आवेश कितना है? dq, और विद्युत क्षेत्र कितना है बताओ? E2। आगे अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिग्मा बराबर dq बाई dA, पृष्ठ आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश। तो dq का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ? सिग्मा इंटू dA आ गया।
तो यहाँ रखें इसमें, तो डी एफ बराबर डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए गुणा ई टू की जगह ये लिख देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। अब गुणा करो इसको, तो डी एफ कितना आ गया, डी एफ सिग्मा से गुणा किया तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इंटू डी ए आ गया। तो अल्पांश पर बल आ गया ये। अगर अल्पांश पर परिणामी बल निकालना है, कुल बल, तो कुल बल के लिए क्या करें, दोनों तरफ समाकलन, तो बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कर दो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट डी ए, तो समाकलन करते ही डी हट जाएगा। तो इस अल्पांश पे कुल बल आ गया, और जो अल्पांश पे कुल बल होता है वही क्या होता है, आवेशित चालक गोले की सतह पे बल। तो किसी भी आवेशित चालक गोले की सतह पे बल ज्ञात करना है तो इस तरीके से अपन बल ज्ञात कर सकते हैं, इसका समाकलन करना होगा। यही फॉर्मूला है, आगे हल नहीं होगा। आगे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसी को यहीं से उठाओ, ये डी ए को भाग में ले आओ, तो डी एफ बटे डी ए ये क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब बल क्या कहलाता है, दाब। तो वैद्युत दाब, यहाँ विद्युत बल है तो विद्युत बल के कारण दाब का नाम क्या हो गया, विद्युत दाब या वैद्युत दाब। तो वैद्युत दाब पी इलेक्ट्रिक, पीई, ई मतलब इलेक्ट्रिक, तो इसका फॉर्मूला आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो टॉपिक क्या था, किसी आवेशित चालक गोले की सतह पर बल, तो बल तो ये आ गया, और साथ में विद्युत दाब, तो विद्युत दाब आ गया पीई बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। बोलो आया है नहीं। इसको एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं। अन्य रूप में कैसे लिख सकते हैं आप देखो ध्यान से, अगर बात करें तो ये देखो ये फॉर्मूला था ईपी बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट गुणा ईपी, एप्सिलॉन नोट गुणा ईपी। तो यहाँ पे आप बताओ सिग्मा की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नोट गुणा ईपी, तो एप्सिलॉन नोट गुणा ईपी और इसका स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट, तो पीई कितना आ गया, एप्सिलॉन नोट स्क्वायर ईपी स्क्वायर और अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, एक कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास पीई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नोट ईपी स्क्वायर आ गया। ये भी हो सकता है। ईपी, पी बिंदु कहाँ माना था, सतह के निकट या सतह पर, तो आप पी ना लिखो तो भी चल जाएगा, पी मत लिखो, बस आपको याद होना चाहिए ई क्या है यहाँ पे, किसी चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो केवल विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखो तो वैद्युत दाब को लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, और अगर इसके रूप में लिखो पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में तो वैद्युत दाब को अपन क्या लिखेंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में